वालेकुम अस्सलाम जी। बस क्लास शुरू करते हैं जी, जरा बच्चे एक दो ज्वाइन कर लें और चलें जी, क्लास स्टार्ट करें। मुझे बताएं, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ नहीं आ रही। और स्क्रीन स्क्रीन का भी बताएं।
चलो बच्चों, एडवांस वाला कॉन्सेप्ट समझना है हमने। एडवांस का मतलब ये है कि एडवांस अमाउंट पेड बाय टेनेंट टू ओनर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। एडवांस अमाउंट होता है ना समटाइम्स, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी और आपको कुछ एडवांस अमाउंट देना पड़ जाती है। कई दफ़ा सिक्योरिटी के नाम पे, कई दफ़ा एडवांस रेंट के नाम पे। ठीक है। ये जो एडवांस होता है ना, दो तरह का होता है। एक तो वो होता है जिसको आप रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करते हो बाद में। एडजस्टेबल, इसको कहते हैं एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। ये असल में होता है एडवांस रेंट। और वही बाद में क्या होता है, रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है मुख्तलिफ सूरतों में। बेटा ये जो एडजस्टेबल एडवांस होता है ना, जो आप एडवांस देते हैं ओनर को, और ओनर के पास वो अमाउंट है। ओनर के पास जो एडवांस रेंट आया है, वो जाहिर सी बात है उसने उसको बाद में जब रेंट लेगा तो उसमें एडजस्ट कर देगा। तो उसको आप कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। ठीक है। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। ठीक है। नो ट्रीटमेंट। ये ऐसे ही है जैसे हमने कल ही एक एग्जांपल पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई आपको एडवांस रेंट भी मिल जाता होता है समटाइम्स। ये वाली पढ़ी थी ना। तो आपको ये 2026 का जो एडवांस रेंट मिला है, तो ये ऐसे ही है जो बाद में रेंट में एडजस्ट हो जाना है। जो एडवांस अमाउंट मिली है वो बाद में रेंट में एडजस्ट हो जानी है। तो इसको हम करते हैं इग्नोर। ठीक है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। सही है भाई। उसके बाद आपके पास आता है कोई ऐसा एडवांस जो कि आपका रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं होता। ठीक है भाई। जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं होता, ये आमतौर पर एडवांस रेंट नहीं होता। अभी भी नहीं आपको आवाज आ रही? ये आमतौर पर एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है। इसकी एग्जांपल आप नोट कर लें, इसको हम आमतौर पर कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि टेनेंट देता है शुरू में, कि भाई वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे अमाउंट एक पे कर देता है। और उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी खाली करते हैं, ठीक है, तो ओनर जो है वो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देता है। ऐसा होता है ना कि आपने रेंट पे एक घर लिया, तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे दिया कोई घर, तो आप क्या करेंगे भाई? आप उससे, टेनेंट से क्या करेंगे, एडवांस सिक्योरिटी ले लेंगे। वो सिक्योरिटी वो आप बाद में रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका टेनेंट छोड़ के जाएगा बाद में, प्रॉपर्टी खाली कर देगा, तो उस वक्त आप उसको वो सिक्योरिटी वाली अमाउंट वापस कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, आपका नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल एडवांस है। इसकी एक खास ट्रीटमेंट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई जितनी भी अमाउंट आपने रिसीव की है ना, नॉन एडजस्टेबल एडवांस के अगेंस्ट, वो आपने उसका 10% हर साल अपनी इनकम के तौर पर ऐड करना है। जी जी, बाद में आप पे बैक कर देंगे। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई 10%
ऑफ एडवांस अमाउंट टू बी एडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, एवरी ईयर, एवरी टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर, टैक्स ईयर 2024, टैक्स ईयर 2024 है। जी बेटा, पे बैक करेंगे और आप इसको टैक्स में भी ऐड करेंगे। लॉस हो गया तो भाई लॉस, यही तो चीज़ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई जो मैं कह दूंगा आपने वही करना है। कानून है ना मुल्क का। वो कहते हैं कि आपने इसको 10% अपनी इनकम में ऐड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, फर्ज करें 2024 है, टैक्स ईयर 2024। ठीक है भाई, टैक्स ईयर 2024 आपने रिसीव की है एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, रिसीव्ड। ये आपने क्या कर लिया भाई, इसको रिसीव कर लिया टैक्स ईयर 2024 में। आपने जो अमाउंट रिसीव की है वो अमाउंट है आपकी, लेट्स सपोज 500,000। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि नॉन एडजस्टेबल है। ठीक है ना, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये क्या है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है। अच्छा, आपने क्या करना है इसको, 2025 देखें भाई, 4 5 6 7 8 9 10, 10 टैक्स ईयर्स। 10 टैक्स ईयर्स। आपने हर टैक्स ईयर में जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10%, 10% अमाउंट बेटा आपने ऐड करनी है एवरी ईयर। 10%, 10% कैसे आप ऐड करेंगे? ठीक है, ये परसेंटेज है, ये आपके आगे रुपीस। ठीक है जी। कितनी अमाउंट आपने ऐड करनी है? इसका 10%। ठीक है भाई, पहले साल। दूसरे साल कितनी अमाउंट ऐड करनी है? 10%। फिर कितनी करनी है? 10%। फिर कितनी करी? 10%। इस तरीके से आपने कितने साल तक? 10 ईयर्स तक, पूरे 10 साल। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 साल हो गए आपके। ठीक है भाई, क्यों जी, ठीक है। हर साल आपने क्या करना है? 10% अमाउंट ऐड करते जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एवरी ईयर आप 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ये आप ऐड करते जाएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। ठीक है जी। और 10 साल तक आपने ये ऐड करते रहना। अच्छा, एक तो बात ये होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है
लेट्स सपोज ये वाला साल है छठा साल, या आप कह लें कि तीसरा साल है जी, थर्ड ईयर है। प्रॉपर्टी विकेट होगी। ठीक है। प्रॉपर्टी विकेट होने का मतलब ये है कि भाई पहले साल आपने ये 50,000 रुपीज 10% प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। दूसरे साल भी ऐड कर दिया। जब तीसरा साल आया तो प्रॉपर्टी विकेट होगी। विकेट का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी विकेट करने का क्या मतलब है भाई? विकेट करने का मतलब है कि टेनेंट ने वो बिल्डिंग छोड़ दी, वो कहीं और शिफ्ट हो गया, या उसने अपना घर बना लिया, या जो भी उसकी वजह बनी, बहरहाल उसने ये प्रॉपर्टी लीव कर दी है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है नो अमाउंट टू बी एडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन टैक्स ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज वेकेटेड। ठीक है जी। क्यों जी, बात समझ आई है? कोई अमाउंट आपने ऐड नहीं करनी। चलें, मैं इसको उठाने लगा हूँ यहाँ से, और ये जो ऊपर हमने बनाए हैं ना, ये पॉइंट्स बनाएंगे नॉन फॉर, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के पॉइंट्स। एक हमने ये लिखा पॉइंट, हमने कहा कि भाई 10% ऐड करना है। दूसरा पॉइंट अब ये बन गया कि भाई नो, नो अमाउंट, नो जी, नो अमाउंट टू बी एडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द टैक्स ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज वेकेट। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी जिस साल खाली होगी आपने कोई अमाउंट ऐड नहीं करनी। ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 2। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 आ गया। अच्छा जी, अब सुने जरा। प्रॉपर्टी हो गई है तीसरे साल में विकेट। ठीक है, यही बात की है ना हमने। तो हमने कोई अमाउंट नहीं ऐड करनी। अच्छा बेटा, अब देखें, फर्ज करें कि कोई नया टेनेंट आ जाता है। ठीक है। और वो नया टेनेंट हो सकता है इसी साल आ जाए, हो सकता है अगले साल आ जाए, या हो सकता है उससे अगले साल आ जाए। यही हो सकता है ना। लेकिन वो जिस भी साल में आएगा, जिस भी साल में वो नया टेनेंट आएगा, उस साल आपने क्या करना है? ठीक है। जिस साल न्यू टेनेंट आएगा, इन टैक्स ईयर इन विच न्यू टेनेंट is new tenant takes obtain possession and pays new security advance, new non adjustable security advance। उस साल आपने क्या करना? Following amount shall be added in under the head income from property in tax year in which new advance is received and 9 next tax years using following
फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये जो मैं अभी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, इसको आप इस्तेमाल करके जिस साल आपको नई सिक्योरिटी मिलेगी उस साल आपने क्या करना है, आपने क्या करना है भाई, न्यू सिक्योरिटी एडवांस, उसमें से आपने माइनस करना है अमाउंट ऑलरेडी एडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो पहले से आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर अमाउंट ऐड कर चुके हैं उसको अपने माइनस कर देना है। और आपने डिवाइड कर देना है 10 पे। क्या कर देना है, 10 पे आपने डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से जो आपके पास एक आंसर आएगा ना, जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करनी है। क्यों जी, बात समझ आई है? ठीक है, अच्छा फर्ज करें नया जो टेनेंट है वो आ जाता है 2027 में, 2027 में आ जाता है। और नई सिक्योरिटी जो आपको पे करता है वो है आपकी, लेट्स सपोज 700,000, सॉरी, हाँ 700,000 हो सकता है ना ये। वो आपको पे करता है 700,000। अब आपके आपने क्या करना है, आपने बेटा इस फॉर्मूले के तहत, ये जो ऊपर फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना पॉइंट नंबर 3 में, इस फॉर्मूले के तहत नई अमाउंट आपने उस साल ऐड करनी है जिस साल वो नई सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, या नया टेनेंट आके आपको सिक्योरिटी दे देगा। ठीक है, अच्छा आपने अमाउंट ऐसे कैलकुलेट करनी है। देखिए नई सिक्योरिटी आपको मिली है 700,000, ऐसे ही है भाई। उसमें से आप माइनस करेंगे जो पहले से आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अमाउंट ऐड कर दी है। 50,000 ये ऐड की है, 50,000 ये ऐड की है, तो टोटल कितनी होगी, 1 लाख रुपए। ऐसे ही है ना, 50,000 एक आपने ऐड की है और 50,000 दूसरी, इन दोनों को आपने करना है माइनस। ठीक है जी। और डिवाइड कर देना है 10 पे, सिंपल। 10 पे जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जिसको आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में ऐड कर देना है। और वो अमाउंट कितनी बनती है बताएं जरा, बताएं बेटा जरा जल्दी से बताएं। 60,000 रुपीज, इतनी बनेंगे ना? मुझे इतनी ही बनेगी। 60,000 रुपीज, तो इसका मतलब ये है इस टैक्स ईयर में आपने 60,000 रुपीज की ये अमाउंट ऐड कर देनी है। ठीक है, ठीक है जी। और आपने ये याद रखना है कि पॉइंट नंबर 3 आपने इसमें फॉलो करना है जो ऊपर हमने पढ़ा है। पॉइंट नंबर 3 अभी हम रीड करके आए हैं ना, ऊपर लिख के आए हैं बल्कि, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, अब आपने जो 60,000 ऐड करना है ना इस फॉर्मूले के बाद, ये इस साल और अगले 9 सालों में इक्वल अमाउंट, यानी कि एक साल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा 4 5 6 8 9, ये ले, ये 9 टैक्स ईयर्स में आपने ये अमाउंट ऐड कर। ठीक है भाई। अच्छा अब देखें, यहाँ तो आपके ये 10 ईयर्स पहली वाली सिक्योरिटी के बाद यहाँ 10 ईयर्स पूरे हो रहे थे, लेकिन भाई अब आपने, आपके ये 10 ईयर्स यहाँ नहीं पूरे होंगे। अब आप चले जाएंगे यहाँ, 20, 33 34 35। ठीक है,
तो आपके 10 ईयर्स यहाँ पूरे हो रहे हैं इसके हिसाब से। एक, दो। ठीक है जी। तो आपने ये 10 ईयर्स में इसको लेके जाना है भाई। 4 5 6 7 8 9, चले भाई 9। तो ये ले 10। ठीक है जी, बात समझ आई है। जी बेटा, बात समझ आई है। जी बच्चों, बात समझ आई है। ठीक है भाई। तो बेटा आपने इसको इस तरह से लेके चलना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये है आपका नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी एडवांस। जाहिर सी बात है कि वो आपसे ये क्या करेगा, वो आपसे ये सारे सालों की कैलकुलेशन तो नहीं कराएगा। वो जिस टैक्स ईयर की वर्किंग करा रहा होगा उस टैक्स ईयर की आपको डेटा दे देगा, और आपको कहेगा इसकी कैलकुलेशन कर दें, तो आपने वो कैलकुलेशन करके उसको उतनी अमाउंट आपने रेंट में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ आई है। चलें, नॉन एडजस्टेबल एडवांस हमारा खत्म हो गया। नॉन एडजस्टेबल एडवांस बेटा, ये ना पेपर में आ जाता होता है, ज़रा इसको आज ही तैयार कर लीजिएगा। चलें भाई, पॉइंट नंबर 9 जो कि अब हमने पढ़ने जाना है, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमने सीखना है रेंट चार्जेबल टू टैक्स। क्या सीखना है? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स में ना वो अमाउंट्स आनी है जो कि हमने कहा है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपने रेंट इनकम के तौर पर लेनी है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा था कि भाई आपने सबसे पहले मंथली रेंट या रेंट अमाउंट, ठीक है, वो मंथली हो सकती है, वो क्वार्टरली हो सकती है, वो एनुअली हो सकती है। ठीक है, जो भी अमाउंट है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले जो हमने ये पढ़ा था ना, पॉइंट नंबर 1 में, रेंट इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मंथली है या एनुअल है जो भी है, वो आपकी आ जाती है, हमने रेंट चार्जेबल टू टैक्स में ऐड करनी है। ठीक है, इसको मैं चलें पॉइंट नंबर में 1 मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, वो जो ऊपर सीख के आए हैं वो हमने रेंट चार्जेबल टू टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड कर देना है। फिर उसमें हमने एक और चीज ऐड करनी होती है जिसको हम कहते हैं फॉरफिटेड डिपॉजिट। पढ़ा था ना ये हमने, और ये हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है भाई, अगर नहीं याद तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरफिटेड डिपॉजिट, ये देखें, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी, बात समझ आ गई है।
ठीक है भाई, फॉरफिटेड डिपॉजिट भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, फिर हमने एक पढ़ा था, बिल्डिंग आपने लॉन्ग विद मशीनरी दी है, वो तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जाना है ना, वो तो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड ही नहीं है। अगला हमने पढ़ा था, जब आप बिल्डिंग और अदर एमेनिटीज दे देते हैं, अदर फैसिलिटीज देते हैं, तो हमने कहा था बिल्डिंग का रेंट आपका प्रॉपर्टी इनकम में है, बाकी अदर फैसिलिटीज का कहाँ चला जाएगा, आपका अदर सोर्सेज में। तो इसमें जो बिल्डिंग वाला पोर्शन है ये भी आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है। ठीक है। लेकिन चूंकि ये रेंट ही है, तो ये इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमने पॉइंट नंबर 1 में जो मंथली रेंट ऐड किया है ना, वो उसके अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी चले आपकी तसल्ली के लिए ऐड कर देता हूँ। यहाँ आप ऐड करेंगे रेंट पोर्शन ऑफ बिल्डिंग इफ ओनर ऑल्सो रिसीव्ड अमाउंट अगेंस्ट अदर सर्विसेज। ठीक है भाई, अगर आपने बिल्डिंग के साथ साथ बाकी सर्विसेज भी दी हैं, उसके भी पैसे लेते हैं आप, तो आपने सिर्फ बिल्डिंग का जो पोर्शन है ना, वो आपने ऐड करना है, बिल्डिंग वाला पोर्शन। ठीक है। जैसे हॉस्टल में हमने कल एग्जांपल ली थी, तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 5। ठीक है भाई, ओनली बिल्डिंग वाला पोर्शन। ठीक है। पॉइंट 5 नहीं, 6 हो गया। 6 हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, फिर आपने क्या ऐड करना है भाई इसमें, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में, अगर आप जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर के केस में। ठीक है। इन जॉइंट ओनर केस वेयर शेयर ऑफ ओनर इज डिफाइंड, वो केस हमने पढ़ा था ना, कि जिसमें ओनर का शेयर जो है वो डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड, ये ओनरशिप शेयर इज डिफाइंड। हमने कहा था कि भाई अगर मिस्टर ए का 60% है, तो उसका रेंट का 60% उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। मिस्टर बी का 40% है, तो उसकी रेंट की इनकम का 40% उसकी इनकम में चला जाए। पढ़ा था हमने ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना फर्ज करेंगे मिस्टर ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका जितना शेयर बनता है वो हम रेंट चार्जेबल टू टैक्स में ऐड कर देंगे। और मिस्टर बी का जितना शेयर है, तो मिस्टर बी के रेंट चार्जेबल टू टैक्स में उतनी अमाउंट जाएगी। बात समझ आइए। ठीक है। शेयर ऑफ टैक्स पेयर इन द रेंट अमाउंट, रेंट के अमाउंट में जितना टैक्स पेयर का शेयर है वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक होगा जी। उसके बाद आपका आ जाता है भाई, ये आपका पॉइंट नंबर 7 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 आ जाएगा। 7 ही है ना। हाँ जी जी, 7 ही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ठीक है, यानी कि 10% अमाउंट। ठीक है भाई, 10% अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर पॉइंट नंबर 8। ये आपने क्या करना है, ये आपने ऐड कर देनी है। ठीक है। तो ये सारी इनकम जो है ना, ये फिर ऐड करने के बाद ये बन जाएगा आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स। क्या बन जाएगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है जी। चले मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। फर्ज करें कि एक अमाउंट आपकी आती है यहाँ। ठीक है। दूसरी अमाउंट आपकी आ जाती है
इस पॉइंट पे, तीसरी अमाउंट इस पॉइंट पे, फोर्थ अमाउंट इस पॉइंट पे आ जाती है ये। ठीक है जी। लें जी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है जी। लें जी, ये सारी के सारी अमाउंट्स को आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आपके पास टोटल रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा। टोटल रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक हो गया जी। क्यों जी, बात फॉलो की है? समझ आई है बात की? ठीक है बेटा, ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। अब आज के बाद आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जब भी आपने ये वर्ड यूज करना है ना, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये पढ़ना है, तो उसका मतलब ये होगा भाई। ठीक है जी। रेंट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब ये होगा जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है आपने, ये आपके असल में ना, ये वो ग्रॉस अमाउंट है। इसको हम कहते हैं, इसको आप नोट कर लें, ये असल में वो क्या है? ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस इनकम अमाउंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये आपकी ग्रॉस अमाउंट है। ग्रॉस अमाउंट मतलब बिफोर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, जब आप रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फिर बेटा आप यहां से माइनस करते हैं कुछ डिडक्शंस अलाउड। ये हम यहाँ से माइनस करते हैं, कुछ डिडक्शंस जो होती हैं, जो अलाउड होती है ना, वो हम माइनस करते हैं। ठीक हो गया जी। अब वो डिडक्शंस कौन सी हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आपकी बुक में। चलें भाई, नॉन ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस पढ़ लिया हमने। अब आ जाएं जी डिडक्शंस अलाउड। डिडक्शंस चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। डिडक्शन का क्या मतलब है? एक्सपेंसेस, वो खर्चे या जो भी एक्सपेंसेस हैं जिनको आप अपनी ग्रॉस इनकम में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस इनकम में से माइनस कर सकते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो क्या है? रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल। नमाज बेटा पढ़ लें, फिर उसके बाद ये डिडक्शंस पढ़ते हैं। चलें, शाबाश, नमाज पढ़।
जी बेटा, पढ़ ली नमाज? शुरू करें क्लास? जी बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। आप नमाज पढ़ ली है? चलो जी बच्चों। अच्छा जी। डिडक्शन जो आपने माइनस करनी, सबसे पहले ना आपके पास जो पहली डिडक्शन है वो बनती है नंबर ए में, रिपेयर्स अलाउंस। रिपेयर्स अलाउंस। रिपेयर्स अलाउंस कितना? मैं ये ज्यूम कर लेता हूँ कि भाई ये जो आपकी रेंट चार्जेबल टू टैक्स है ना, ये सारे मिल मिला के लेट्स सपोज बन गए हैं जी 12 लाख रुपए। 1.2 मिलियन। ठीक है भाई, ये मैं ज्यूम कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, रिपेयर्स अलाउंस। रिपेयर अलाउंस आपको मिलेगा 1/6। 1/5। 1/5। 1/5।
ऑफ रेंट, ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, आरटीसी। मैं इसको रेंट चार्जेबल टू टैक्स कह देता हूँ, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि आप क्या करेंगे, 1/5 बनता है बेटा 20%। ठीक है, 20% ऑफ 1.2 मिलियन, ये जो ऊपर अमाउंट बनी है ना, इसका कितना बनेगा जी 20%? 240,000। ये वो अमाउंट है जो आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। रिपेयर अलाउंस, अच्छा इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि एक्चुअल आपने जो बिल्डिंग रेंट पे दी है उसमें आपका एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंस जो भी है उसको आपने इग्नोर कर देना। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंस। सिर्फ आपने इस 20% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स की अमाउंट को माइनस कर देना है। अब आपका रिपेयर्स का एक्चुअल अलाउंस 240 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और 240 भी हो सकता है, लेकिन आपने हर सूरत में सिर्फ इतनी अमाउंट ही माइनस करनी है, और कोई अमाउंट माइनस नहीं करनी। क्लियर है जी? क्लियर है भाई, क्लियर। चले भाई, अगली डिडक्शन हमारे पास क्या है? प्रीमियम पेड बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। समटाइम आपको पता है हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं भाई? इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि हमारे अगर बिल्डिंग को कोई नुकसान हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर दे। लेकिन वो इंश्योरेंस कराने के लिए भी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम जितना भी आपने पे किया, फर्ज करें आपने 30,000 पे किया, तो आप यहाँ से माइनस कर देंगे जितना भी अमाउंट आपकी इंश्योरेंस की बनती है, वो आप यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका फॉर द ईयर, बेशक आपने पे किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर फॉर द ईयर ड्यू हो गया हुआ है, तब भी आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम पेड, इसको आप कह दें प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, ये आप माइनस कर देंगे। ये दो डिडक्शन है आपके पास। ठीक है, उसके बाद तीसरी डिडक्शन क्या है भाई? तीसरी डिडक्शन देख ले भाई। तीसरी डिडक्शन है कि कोई लोकल प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस, लोकल टैक्स या फिर लोकल टैक्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल होती है, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी के, म्यूनिसिपल कमेटी या एलडीए लाहौर में है, या ऐसी मतलब के गवर्नमेंट के इदारे जो आपसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स लेते हैं। एक तो ये हम पढ़ रहे हैं ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी बात नहीं कर रहे। बेटा इंश्योरेंस करने से इंश्योरेंस कंपनी को ये फायदा होता है कि वो आपसे शुरू में एक अमाउंट लेते हैं, आपकी इंश्योरेंस करने से पहले एक अमाउंट लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता, फर्ज करें कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, तो जो उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपसे लिया है वो फिर उनकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, लोकल टैक्सेस। ठीक है, वो आप माइनस कर दें, फर्ज करें 20,000 पे कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक हो गया जी। सी, उसके बाद अगला जो
एक्सपेंस है वो है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट क्या होता है? ग्राउंड रेंट क्या होता है भाई? ग्राउंड रेंट, देखें भाई, ग्राउंड रेंट का ये मतलब है, फर्ज करें कि एक ओपन लैंड है। ओपन एक लैंड है, ठीक है। ये मैंने एक लैंड बनाई है ऊपर। ये है मिस्टर ए की। किसकी है? लैंड किसकी है? लैंड किसकी है? मिस्टर ए। ठीक है। ये उसका एक दोस्त है मिस्टर बी। मिस्टर बी, वो उसके पास लैंड नहीं है, वो इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। एक प्लाजा बना देता है, फर्ज करें। ठीक है जी। वो इस तरह से एक बिल्डिंग बना देता है इस लैंड के ऊपर। तो लैंड किसकी है भाई? लैंड तो किसी और की है ना। तो बिल्डिंग किसने बना दी? मिस्टर बी ने। तो ये लैंड मिस्टर ए की है, बिल्डिंग फिर किसकी हुई? बिल्डिंग ऑफ मिस्टर बी। ठीक है जी। अच्छा, अब मिस्टर ए कहता है कि भाई आपने ये बिल्डिंग तो बना ली है, और मिस्टर बी ने बिल्डिंग बना ली और इसने रेंट पे दे दी। ये बिल्डिंग ऑन रेंट है। बिल्डिंग ऑन क्या है? रेंट। तो रेंट इनकम किसको जाती है? मिस्टर बी को। रेंट इनकम किसकी है? ऑफ मिस्टर बी। लेकिन मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए कहता है कि भाई जमीन तो मेरी थी, तो मुझे भी तो इस रेंट में से कुछ शेयर दो ना। तो मिस्टर बी कहता है कि चलो भाई हम आपको ग्राउंड रेंट पे करेंगे। ठीक है। मिस्टर बी पेज ग्राउंड रेंट हर महीने। लेट्स सपोज वो कहता है मैं आपको एवरी मंथ 20,000 रुपीज पे करूंगा ग्राउंड रेंट के। ठीक है। तो ये मिस्टर ए की क्या होगी? इनकम। ये आपकी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है भाई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी आप। ठीक हो गया। लेकिन मिस्टर बी जो है उसका तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑफ मिस्टर बी। एक्सपेंस ऑफ मिस्टर बी। ठीक है। ये तो ग्राउंड रेंट है ना। मिस्टर ए की इनकम है, मिस्टर बी का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। ये एक्सपेंस उसका जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में माइनस होगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये ग्राउंड रेंट है आपका। समझ आई बात की? ये ग्राउंड रेंट है। तो बेटा ये ग्राउंड रेंट मिस्टर बी का क्या है? एक्सपेंस है। फर्ज करेंगे वो 20,000 रुपीज पर मंथ देता है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 12 महीने का कितना हो गया? वही 240,000। ठीक है। वो इसको माइनस कर देगा। ठीक है जी। ठीक है। चलें। ये अभी हमने सी डी तक एक्सपेंसेस पढ़ लिए हैं। डी के बाद ई एफ, और उसके बाद जी एच आई जे। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे बताया कि मैंने कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया था इनकम फ्रॉम सैलरी का। वो बताए उसमें कोई क्वेश्चन है? इनकम फ्रॉम सैलरी के हमने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इतने पॉइंट्स ही आज पढ़ने थे, डिडक्शंस। कल हम अगली क्लास में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताया कि अभी कोई और हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का मैंने आपको होमवर्क दिए थे 2 क्वेश्चंस। अगर आपने किए हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन आपका कोई बात समझ ना आई हो।
जल्दी से बताएं, शाबाश। जी बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमने ये एक्सपेंसेस डी तक पढ़ लिया है। अब मैंने कहा है कि कल मैंने आपको दिए थे 2 अदद क्वेश्चन होमवर्क के लिए, वो आपने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं? अगर किए हैं तो उसमें कोई बात जो आपको नहीं समझ आई वो पूछ लें। चले भाई, दूसरा भी बेटा करें फिर, और उसमें कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे पूछना है। ठीक है जी। चले। ओके जी, फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। बेटा समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने क्वेश्चंस लाजमी करने हैं सारे। ठीक है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।